प्रथम अध्याय आप सबका पूर्ण हुआ। आज हम सब द्वितीय अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में प्रारंभ के जो 2 पाद हैं वे क्या हैं? समास प्रकरण है उनमें, ठीक है ना। और तीसरे पाद में विभक्ति प्रकरण है और चतुर्थ पाद में भी कुछ समास का है। एकवद भाव प्रकरण है, उसके अतिरिक्त लिंग प्रकरण, तो विविध प्रकरण है। मुख्य रूप से एकवद भाव और लिंग प्रकरण है। तो प्रारंभ के 2 पाद समास है और समास जो है वो संस्कृत साहित्य में बहुत ही एक अनिवार्य प्रकरण है, अनिवार्य अंग उसको माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सामान्य में भी बोल सकते हैं और समस्त करके भी बोल सकते हैं। तो समास के माध्यम से भाषा जो है ना, उसमें बहुत प्रकार का वैविध्य भी आता है, पांडित्य भी आता है, लालित्य भी आता है, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। तो समास को हमें समझना होता है, ठीक है। समास किसे कहते हैं? समसनम समास है ना, संक्षेप। किसी भी चीज़ को संक्षेप किस रूप में? प्रत्याहार की तरह संक्षेप नहीं होता है, इसमें सूत्र की तरह संक्षेप नहीं होता है, अपितु अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति, अनेक पदों का एक पद, अनेक स्वरों का एक स्वर कर देते हैं इसमें। जैसे कई विभक्तियां हैं तो हम अलग अलग विभक्तियों में है ना प्रयोग करते हैं शब्दों का, किंतु जब समास होता है तो उसी को क्या कर देते हैं? एक विभक्ति कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर? मतलब उसमें पद लाघव नहीं होता है, किंतु विभक्ति पद और ये हो जाता है ना, स्वरों का उसमें लाघव हो जाता है। समास शब्द बनता कैसे है? सम उपसर्ग, हाँ, तो उसे घय प्रत्यय करके आपने बना लिया समास, ठीक है ना। अस्तु, तो समास कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, ठीक है ना। समास कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। फिर शेष उनके अवान्तर भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ठीक है। तो समास के इस क्रम का भी प्रयोजन यही है कि पाणिनि अष्टाध्यायी में जो समासों का क्रम है वो सर्वप्रथम अव्ययी भाव है, उसके पश्चात तत्पुरुष है, फिर बहुव्रीहि है और उसके पश्चात द्वंद्व समास है, ठीक है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद, बहुव्रीहि समास में अन्य पद और द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे आपने अनेक पदों का एक समास किया, तो मान लीजिए 2 पद हैं, जब 2 पद का आपने समास कर दिया तो उसमें किस अर्थ की प्रधानता रहेगी, किस पद के अर्थ की प्रधानता होगी, ये तो देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए अलग अलग समासों में अलग अलग पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव शब्द कैसे सिद्ध होगा? अनव्ययः अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। कौन सा प्रत्यय होगा अव्ययी भाव में? नहीं, अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। च्वी, किसने बोला च्वी? हाँ, च्वी प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अभूत तद्भाव। और जब च्वी प्रत्यय होगा तो अकारांत शब्द में ईकार आदेश हो जाता है और इधर क्री भू अस में से कोई ना कोई प्रयोग रहता है। कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी। तो जब भी हम प्रयोग करेंगे च्वी प्रत्यांत शब्द का तो क्री भू अस में से किसी न किसी धातु का वहाँ पर प्रयोग हुआ करता है। तो जो अव्यय नहीं था वो अव्यय बन गया, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। और अव्यय भाव समास में क्या होता है कि उसका एक पद जरूर अव्यय होता है। अव्यय भाव समास में क्या होता है? उसका एक पद जरूर अव्यय होता है और एक पद अनव्यय होता है। और जब अव्यय और अनव्यय दोनों का जब समास हो जाता है तो पूरा समास क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे हमने उपकुंभम किया तो कुंभस्य समीपम इति उपकुंभम, तो उप अव्यय है और कुंभम अनव्यय है, किंतु आपने समास कर दिया तो क्या हो गया? दोनों अव्यय हो जाता है। अव्ययी भावः सूत्र है, उस अव्ययी भावश्च प्रथम अध्याय में जो है, तो उस अव्ययी भावश्च सूत्र से क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार जो अव्ययी भाव समास होता है
वो हमेशा नपुंसक लिंग होता है। वो हमेशा क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में होगा और अव्ययीभाव समास हमेशा अव्यय होगा और अव्ययीभाव समास में हमेशा पूर्व पद की प्रधानता होती है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अब आगे जैसे जैसे समास के सूत्र आते जाएंगे वैसे वैसे आपको उनका अर्थ ज्ञात होता जाएगा। इसी प्रकार से तत्पुरुष है, उसमें उत्तर पद की प्रधानता होगी। तत्पुरुष समास में क्या होगी? उत्तर पद की प्रधानता होगी और उसके 9 भेद भी हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी के बाद नय, कर्मधारय और द्विगु। नय, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, तो नय समास बहुव्रीहि में भी होता है वार्तिक से। कर्मधारय समास जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है वो कर्मधारय समास होता है और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से जो समास होता है उसमें संख्या पूर्व वाला समास द्विगु संज्ञक होता है। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास के भेद हो जाते हैं। बहुव्रीहि समास सामान्य रूप से एक ही है, किंतु व्यधिकरण बहुव्रीहि भी होने से 2 भेद उसके होते हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। और द्वंद्व समास में, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होने से क्या हो जाता है? जो समस्यमान पद हैं वो गौण होते हैं, वे उपसर्जन होते हैं। उसके अतिरिक्त द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है, उसके 2 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन होता है और इतरेतर द्वंद्व पदों के हिसाब से विभक्ति वचन उसमें हुआ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब यदि नपुंसक लिंग का है सूत्र है ना, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में परवल लिंगता होती है, यानी जो पद वाला, ये पर वाला जो पद होता है उसके अनुसार ही लिंग और वचन हुआ करते हैं। ये एक सामान्य परिचय आपको दिया है, शेष जब उसमें आएगा तो आपको और बताएंगे। तो प्रथम पाद हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसका पहला सूत्र है समर्थः पदविधिः। यह सूत्र ऐसा है जो कि समास किस प्रकार के पदों का होता है सभी समासों के लिए ये सूत्र निर्देश करेगा। समर्थः प्रथमा का एक वचन, पदविधि प्रथमा का एक वचन। इसमें समर्थः शब्द में 4 प्रकार का हम विग्रह देखेंगे, विग्रह करेंगे। लिख लीजिए। संसृष्टार्थः, सबसे पहले लिखिए संगतार्थः समर्थः, संसृष्टार्थः समर्थः, संप्रेक्षितार्थः समर्थः, संबद्धार्थः समर्थः। क्या क्या हुआ? संगतार्थः समर्थः, संसृष्टार्थः समर्थः, संप्रेक्षितार्थः समर्थः। हाँ, इसके पश्चात इस समास को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास। क्योंकि संगतार्थः समर्थः, संगतः अर्थः यस्य स संगतार्थः समर्थः। तो संगतार्थ में गत शब्द का लोप होकर के सम अर्थ रह गया। संसृष्टार्थ में भी सृष्ट का लोप होकर के समर्थ बन गया। संप्रेक्षितार्थ में भी प्रेक्षित को हटा करके समर्थ बन गया और संबद्धार्थ में बद्ध को लोप करके समर्थ बन गया। तो इस समास को क्या बोलते हैं? उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास। अब इसके बाद पद विधि में आ जाइए। पद विधि में भी पदस्य विधि पदविधि, पदयोः विधि पदविधि, पदानाम विधि पदविधि, पदात् विधि पदविधि। इस प्रकार से अनेक विभक्त्यंत तत्पुरुष समास है ये। जैसे अलविधि में करते हैं हम लोग, अला विधि, अल विधि, अलि विधि, अलह विधि, ऐसे यहाँ पर भी हो गया पदस्य विधि, पदयोः विधि, पदानाम विधि, पदात् विधि। तो सर्व विभक्त्यंत तत्पुरुष समास
इसमें होता है। यह सूत्र जो है ये परिभाषा सूत्र है। क्या है ये सूत्र? परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र दो प्रकार के होते हैं ना, कार्यकाल और यथोद्देश्य। ठीक है, तो ये कार्यकाल की तरह कार्य करेगा और आगे के जितने भी समर्थ ये समास वाले सूत्र हैं सब में समर्थ शब्द उपस्थित होगा। ठीक है, पर वो अधिकार की तरह नहीं उपस्थित होगा, अपितु परिभाषा के रूप में होगा, यानी विधि सूत्रों के साथ साथ वो पद उपस्थित होता जाएगा। ठीक है, परिभाषा सूत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं? जैसे लोक से उसका उदाहरण दिया जाता है एक दीपक की तरह। जैसे एक दीपक है, वो क्या करता है, एक स्थान पर स्थित होकर के और पूरे घर को प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार से परिभाषा सूत्र भी एक जगह स्थित होकर के भी वो हम उसके साथ लगाते हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पर समर्थ हमें देखना है, इसलिए केवल लगाया जाता है वहाँ पर, किंतु वो संपूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो एक पहले भी शायद लिखवाया होगा आप लोगों को, परिभाषा पुनः एक देशस्था सती। लिखिए, परिभाषा पुनः एक देशस्था सती कृत्स्नं शास्त्रम अभिज्वलयति प्रदीपवत्। क्या लिखा? परिभाषा पुनः एक देशस्था सती कृत्स्नं शास्त्रम अभिज्वलयति प्रदीपवत्। जो परिभाषा होती है वो एक देश में स्थित होकर के संपूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करती है, जैसे प्रदीप यानी एक दीपक। ठीक है, इसी प्रकार से परिभाषा सूत्र कार्य करते हैं। तो समर्था पद विधि सूत्र भी परिभाषा सूत्र है और वो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्थित होकर के ये केवल समास प्रकरण में ही नहीं लगता है, अपितु चतुर्थ अध्याय में, अष्टम अध्याय में, ये षष्ठ अध्याय में सब जगह ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया। अब आगे चलिए, सूत्र का अर्थ करेंगे। समर्थानाम अर्थात संबद्धार्थानां पदानां विधि भवति। समर्थानां संबद्धार्थानां पदानां विधिर्भवति। इसको आप और स्पष्ट कर सकते हैं। यह शास्त्रे यह पद विधि ही नाम सह समर्थानां पदानां भवति। सह समर्थानां पदानां एव भवति। हो गया? क्या तात्पर्य हो गया कि इस संपूर्ण शास्त्र में जो भी पद विधि है वो समर्थों की ही होती है। ठीक है, संपूर्ण शास्त्र में पद विधि का मतलब क्या है? पद विधि दो प्रकार की है। एक तो अब समझो है ना, जो बने हुए पद हैं उनको कोई विधि करना, पदानाम विधि ही पद विधि ही है कि जो बने हुए पद हैं उनकी कोई विधि करना। जैसे समास है ना, सुबंतों का होता है तो पदों की विधि होती है। ठीक है, और एक होता है पद बनाना, जो हम और सब जगह सिद्धियां जैसे पाठकः कारकः ये सब भी पद विधि है। पर ये कैसी पद विधि है? इनमें ये पद बनते हैं और ये सूत्र जो कार्य करता है वो कहाँ लगता है? जो बने हुए पदों की विधि होती है। जैसे विभक्ति प्रकरण है ना, विभक्ति प्रकरण क्या है? वो केवल बने हुए पदों को व्यवस्थित करता है कि इस पद के योग में ये विभक्ति होगी, इस पद के योग में ये विभक्ति होगी। बात समझ में आ गई? ऐसे समास भी किनका होता है? समास में हम पद नहीं बनाते हैं, समास में क्या करते हैं हम? जो बने हुए पद हैं, राज्य पुरुष दो पद बने हुए हैं, इन दो बने हुए पदों को हम क्या कर देते हैं? एक विधि कर देते हैं, एक पद विधि कर देते हैं। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से 8वें अध्याय है।
8वें अध्याय में भी हम क्या करते हैं, जैसे बने हुआ पद है ना, देवदत्तः पठति। अब इसमें हमने विधि कर दी कि देवदत्तः अतिंग पद है, पठति तिङंत पद है, तो अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हुआ। तो ये कैसी हो गई, निर्मित पदों की जो विधि। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आप चौथे अध्याय में देखिए, वहां पर भी सीधे आप शब्द तो बनाते हैं उपगवः, किंतु वहां भी क्या होता है, उपगु शब्द बना हुआ है, उस उपगु से हम अण प्रत्यय करके एक दूसरे पद का निर्माण करते हैं, तो औपगवः बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो पदों की विधि होती है, जो बने हुए जो पद हैं, उन निर्मित शब्दों से, निर्मित पदों से जब हम कोई विधि करते हैं या उनकी कोई विधि करते हैं, वो विधि किन कब होती है, समर्थों को ही होती है। ठीक है। अब आप सोचेंगे समर्थ क्या है, तो समर्थ समझ लीजिए। अब ये जो विधियां होंगी यह निश्चित है कि 2 पदों में होगी, निश्चित है कि किन में होगी, ये 2 पदों में होगी। जैसे आप पाठकः कारकः के लिए आपको 2 पद नहीं चाहिए, पठ धातु चाहिए होती है, और आप पाठकः इत्यादि शब्द सिद्ध करती हैं, किंतु इनके लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 पद चाहिए होते हैं ना। तो अब इनमें क्या है कि वो जो 2 पद हैं, वे दोनों पद क्या होने चाहिए, परस्पर समर्थ होने चाहिए। और समर्थ की परिभाषा क्या बताई आपको अभी पीछे, संगतार्थः समर्थः। वो जो दोनों पद हैं, वो दोनों पद परस्पर क्या होने चाहिए, संगत होने चाहिए, एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले होने चाहिए, एक दूसरे से मिल करके किसी अर्थ को कहने होने चाहिए। मतलब इन दोनों का, परस्पर पदों का आपस में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप उदाहरण लीजिए, आपने कहा राज्यः पुरुषः इति राजपुरुषः, यहाँ पर तो समास कर लिया आपने। अब यदि आप ऐसा कर दीजिए, भार्या राज्यः पुरुषो देवदत्तस्य। अब यहाँ पर बताओ, राज्य का संबंध किसके साथ है, भार्या राज्यः पुरुषो देवदत्तस्य, भार्या राजा की और पुरुष देवदत्त का। तो पुरुष का संबंध किसके साथ है, देवदत्त के साथ, और राज्य का संबंध किसके साथ है, भार्या के साथ। तो अब यहाँ का जो राज्य और पुरुष है, वे दोनों परस्पर संबंध हैं, एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होगी तो राज्य पुरुष दोनों पास पास में होते हुए भी इन दोनों का समास नहीं होगा। बात समझ में आ गई। राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, राजा का संबंध पुरुष का, राजा किसका, पुरुष का, पुरुष किसका, राजा का। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों परस्पर क्या है, आपस में संबद्ध हैं, एक दूसरे से संगत हैं, एक दूसरे से संप्रेक्षित हैं, एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं। बात समझ में आ गई। तो जो भी पद विधि होगी वो किसकी होगी, समर्थ पदों की होगी, जो पद दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध रखते हों, न कि एक पद उसके साथ संबंध रख रहा है और एक पद उसके साथ संबंध रख रहा है, तो वहां पर पद विधि नहीं होगी। बात समझ में आ गई। जैसे हमने कहा ना, उपगोह अपत्यम। ठीक है। अब यहीं पर आप कर दो, कंबलम उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, कि कंबल तो उपगु का है और ये अपत्य किसका है, देवदत्त का है। तो यहाँ पर उपगोह अपत्यम का परस्पर संबंध है क्या, नहीं है। तो यहाँ तस्य अपत्यम से अण प्रत्यय भी नहीं होगा। तो ये तो आपको समास में मतलब बताया गया ये, किंतु सामान्य रूप से ये बात आपको पूरे उसमें देखनी होगी कि जो भी इस प्रकार से पदों की विधि होगी वो किन में होगी, परस्पर एक दूसरे के साथ वो क्या करते हों, संबंध रखते हों। बात समझ में आ गई, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं। ठीक है। जैसे पश्य देवदत्त कष्टम श्रितः विष्णुमित्रो गुरुकुलम, हमको कष्ट श्रितः समास करना है, किंतु पश्य देवदत्त कष्टम, हे देवदत्त कष्ट को देखो, श्रितः विष्णुमित्र गुरुकुलम, है ना, विष्णुमित्र गुरुकुल पहुंच गया। तो यहाँ पर कष्टम श्रितः का आपस में संबंध है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर समास भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो समर्थ का मतलब क्या है, संगतार्थ, कि जिन 2 पदों में आप कार्य कर रहे हैं वे दोनों पद परस्पर क्या होने चाहिए, संगत होने चाहिए, वो उससे और वो इससे। ठीक है ना। संश्लिष्ट, वो उससे ये इससे, संबद्ध है ना, संप्रेक्षित,
कि देवदत्त को राज्य को पुरुष की और पुरुष को राज्य की, वो उससे संप्रेक्षित है, वो उससे संप्रेक्षित है। बस समझ में आ गई। तो जब इस प्रकार से होता है तभी क्या हो सकता है, समास होगा। तो इस संपूर्ण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में जो भी पद विधि समझ में आ गई आप लोगों को, जो भी पद विधि होगी वो किनकी होगी, परस्पर समर्थ पदों की ही होगी, असमर्थ पदों की नहीं होगी। कई उदाहरणों से आप लोगों को समझा दिया ये हमने। तो इस प्रकार से इस सूत्र का यही कार्य है, ठीक है ना। तो जहाँ पर परस्पर इनकी आकांक्षा नहीं है वहाँ पर समास भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सब जगह इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सूत्रकार थे क्या किया हमने, इह शास्त्रे हाँ पदानाम एव भवति, और सीधा सीधा अर्थ करोगे तो संगतार्थानाम, संबद्धार्थानाम, संश्लिष्टार्थानाम, संप्रेक्षितार्थानाम पदानाम विधि ही भवति, ठीक है। कि इस प्रकार से जो पद होते हैं उनकी ही विधि होती है। क्या नहीं समझ में आया इसमें आप दोनों को, आ गया समझ में। फिर मुझे मालूम है कि आप क्या समझ सकते हो, आपके लिए क्या उपयोगी है, ठीक है ना। अस्तु, तो ये बात समझ में आ गई। और आपको उदाहरण भी समझा दिया हमने। भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य, यहाँ पर नहीं होगा, अपितु राज्य पुरुष इति राजपुरुष यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका उदाहरण है। और इस चीज को पूरे आगे, अब इसीलिए इस समर्थ को दिखाने के लिए ही, अब आपने ध्यान दिया होगा कि जो हम चौथे अध्याय के सूत्रों का अर्थ करते हैं ना, प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात, तो समर्थ शब्द कहाँ से आ जाता है, ये यही सब परिभाषा सूत्र कार्य करते हैं कि उन दोनों का परस्पर क्या होना चाहिए, समर्थता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे समास के सूत्रों में भी हम लोग अर्थ करते हैं ना कि द्वितीया समर्थात, है ना, क्या कहते हैं, समर्थेन तत्पुरुषेण, यानी समर्थेन पदेन, द्वितीयांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, सब जगह लगाते हैं ना, समर्थेन सुबंतेन सह समर्थम सुबंतम समस्यते। तो दोनों परस्पर समर्थ होने चाहिए, वो उसके साथ सामर्थ्य रखता हो और वो दूसरे वाले के साथ सामर्थ्य रखता हो, तभी इनका परस्पर समास होगा। तो ये जो सारे समास के सूत्र में आप समर्थ 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 देखते हैं, वो कहाँ से आता है, इसी से आता है, ठीक है। तो इस रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। अगला सूत्र है सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे। सुप प्रथमा का एक वचन, आमंत्रिते सप्तमी का एक वचन, परांगवत अव्ययपदम, स्वरे सप्तमी का एक वचन। अंगेन तुल्यम अंगवत, क्या प्रत्यय हुआ, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से वती, अंग के समान। परस्य अंगवत परांगवत, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। अब अर्थ करेंगे सूत्र का, इसमें अनुवृत्ति किसी की नहीं आ रही है। आमंत्रिते पदे परतः, आमंत्रिते पदे परतः सुबंतम परांगवत भवति, आमंत्रिते पदे परतः सुबंतम परांगवत भवति। स्वरे कर्तव्ये, स्वर करने के प्रति। क्या अर्थ हो गया, आमंत्रित पद, हाँ, आमंत्रिते पदे परतः, हाँ ठीक, आमंत्रित पद परे हो तो सुबंत जो है वह भी परांगवत हो जाता है। परांगवत यानी वो भी आमंत्रित, पर में आमंत्रित है तो वो भी क्या हो जाता है, आमंत्रित के समान ही हो जाता है, बस केवल स्वर करने के प्रति। अभी आपको समझा देंगे। उदाहरण है कुंडेन अटन परशुना वृष्टन, कुंडेन अटन परशुना वृष्टन, मद्राणाम राजन कश्मीराणाम राजन। यह अतिदेश सूत्र है। परांगवत दिख रहा है ना आपको, तो ये कौन सा सूत्र है, ये अतिदेश सूत्र है,
आइए, कुंडेन अटन, कुंडेन कहाँ का रूप है? और अटन संबोधन का एक वचन। अटन कहाँ का है? हाँ, है ना, कुंड के द्वारा, है ना, हे कुंड के द्वारा घूमते हुए। ठीक है, ये इसका अर्थ गया। तो कुंडेन तृतीया है और अटन क्या है? संबोधन का रूप है। और जो संबोधन होता है उसी की क्या होती है? सामंत्रितम। संबोधने या प्रथमा सा आमंत्रित संज्ञिका भवति। तो संबोधन की जो प्रथमा विभक्ति उसकी आमंत्रित संज्ञा हो जाती है। और जब वो आमंत्रित पद परे होता है तो जो पहला पद है, जो पहला सुबंत है, चाहे वो तृतीयांत हो, चाहे वो पंचम्यंत हो, षष्ठ्यंत हो, वो भी क्या हो जाता है? पर के अंग के समान ही हो जाता है। यानी वो भी क्या बन जाता है? आमंत्रित ही मान लिया जाता है। बस एक कार्य करने के लिए, सारे कार्यों के लिए नहीं। किस कार्य के लिए? स्वर करने के लिए। तो अटन की सिद्धि आपको मालूम है? कहाँ का रूप है अटन? अरे संबोधन का तो क्या प्रत्यय हुआ? क्षत्रि, है ना, क्षत्रि प्रत्यय करके नुमागम करके अटन तक लोप, अटन अटंतौ अटंतः। आइए, तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि जब आपने आमंत्रित संज्ञा कर दी तो उसके बाद एक सूत्र है आमंत्रितस्य च। स्थिति लिखिए, कुंडेन आगे अटन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 8वें अध्याय में एक आमंत्रित च सूत्र है और एक 6ठे अध्याय में आमंत्रित च सूत्र है। जो 8वें अध्याय का है आमंत्रित च उसको निकालिए, पहले उस सूत्र की प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय का आमंत्रित च निकालिए, जहां तिंग तिंग सूत्र है, मिल गए। ऊपर पदस्य पदार्थ है, उसके अधिकार में है ना, पदस्य पदार्थ अनुदात्त श्रम पदादौ आमंत्रितस्य च। तो सूत्र का अर्थ होता है पदात् उत्तरस्य आमंत्रितस्य पदस्य, है ना, सर्वम अनुदात्तम भवति। अभी आपको सूत्र नहीं मिला है, आप लोगों को मिल गया है। पदस्य पदार्थ है ना ऊपर, ठीक है। तो पदस्य का अधिकार जाता है तृतीय अध्याय के वहां तक, तृतीय पाद के, है ना, अपदांतस्य मूर्धन्य तक जाता है। और पदार्थ ये जाता है आपका पूरा इस पाद, प्रथम पाद के समाप्ति पर्यंत जाता है। तो ये भी पद विधि है, क्योंकि पदस्य, पद से उत्तर पद को विधि कर रहे हैं, इससे भी समर्थ परिभाषा लगती है। अस्तु, ऊपर अनुदात्तम सर्वम पादादौ सूत्र है, अनुवृत्ति लगी हुई है इसकी। अनुदात्तम सर्वम, यही सब जो सर्वम अनुदात्तम है यही चीज निघात है, इसी को हम लोग निघात कह देते हैं। तो सूत्र का अर्थ होता है पदात् पंचमी है, पदात् उत्तरस्य आमंत्रितस्य पदस्य सर्वम अनुदात्तम भवति। ठीक है, पद से उत्तर आमंत्रित पद को सारा अनुदात होता है, नहीं सारा निघात होता है। यहाँ पर स्थिति देखो, आपने पहले लिखा है कुंडेन, तो ये पद हो गया, पद है ना, स्वप्निगंतम पदम, तृतीयांत है तो पद है। तो कुंडेन इस पद से उत्तर आमंत्रित क्या है? अटन। इसको निघात की प्राप्ति हुई, प्राप्ति हो गई ना इस सूत्र से। किंतु अब यहीं पर ये सूत्र लग गया, शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे। इसने क्या कहा कि आमंत्रित परे हो तो जो पूर्व सुबंत है वो भी परांगवत हो जाता है। परांगवत का अर्थ क्या हो गया? वो केवल पर के समान नहीं होता है, वो बिल्कुल वो पर का अवयव बन जाता है, उसी में वो एकदम जिसको कहेंगे मतलब उसका तादात्म्य हो गया उसके साथ। जब वो तादात्म्य हो गया उसके साथ, उसी का अंग बन जाना, उसी का अंग बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। अंग बन जाने का मतलब क्या हो गया? उसी में वो समाविष्ट हो गया। जब वो कुंडेन उसी में समाविष्ट हो गया, वो पर का अंग बन गया, तब वो पद से उत्तर तो नहीं रह गया, वो तो वही पद बन गया, वो आमंत्रित ही बन गया। तो अब करना कब है? अब आमंत्रित तो जो कुंडेन था वो भी आमंत्रित के समान ही हो गया पूरा। अब उसको फिर से हमें कोई पद से उत्तर चाहिए, तो अब कोई और तो पद है नहीं, इसलिए 8वें अध्याय वाला आमंत्रित से च अब नहीं लग पाएगा। अब 6ठे अध्याय वाला आ गया, उसने क्या कह दिया? आमंत्रितम आद्युदात्तम भवति। आमंत्रित क्या होता है? आद्युदात्त होता है, वो पूरा आमंत्रित हो गया ना। जो कुंडेन तृतीयांत था वो भी क्या बन गया इस सूत्र से? ये अतिदेश सूत्र है, इसको तादात्म्य अतिदेश कहते हैं। ये कौन सा अतिदेश है? ये तादात्म्य अतिदेश।
बिल्कुल आमंत्रित के अंग के समान उसमें तादात्म्यता आ गई बिल्कुल। पर केवल एक शर्त रख दी उसने, केवल स्वर करने के लिए और सब कामों के लिए नहीं। तो स्वर करने के लिए जब वही बन गया तो पद से उत्तर तो नहीं रहा, तो इसलिए छठा अध्याय वाला आमंत्रित से चाहे उसने क्या कहा कि आमंत्रितम आद्युदात्तम भवति। अब वो पूरा कुंडेन अटन आमंत्रित बन गया। अब इसका आदि उदात्त होगा तो क्या उदात्त होगा, कु उदात्त हो गया। अब क्या उदात्त हो गया, कु उदात्त हो गया। अब जब कु उदात्त हो गया फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम से शेष सारे अनुदात्त होंगे, सबको अनुदात्त करके उदात्त अनुदात्त से स्वरिता से, तो कु उदात्त डे स्वरित हो गया, शेष को स्वरितात संहिता में अनुदात्ता नाम से एक श्रुति होकर के बन गया। समझ में आ गया सूत्र आपको ये? बस इस सूत्र का इतना ही कार्य है ना, कि वो बिल्कुल एकदम तादात्म्यातिदेश कर देता है कि जो पूर्व पद है वो बिल्कुल आमंत्रित के समान हो गया। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो जो आमंत्रित की प्राप्ति थी वो न होकर के छठे अध्याय वाला आमंत्रित लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक सूत्र है, उदाहरण है परशुना वृश्चन, कुल्हाड़ी के द्वारा काटते हुए हे मनुष्य, है ना, कोई कुल्हाड़ी से पेड़ वेड़ काट रहा है, कुछ भी काट रहा है तो कुरश है ना, परशुना वृश्चन। इसी प्रकार क्या है, कश्मीराणाम राजन, मद्राणाम राजन, ठीक है ना, हे मद्र देश तथा कश्मीर देश के राजा। तो इन सब में कार्य सबका बिल्कुल एक ही जैसा है कि आमंत्रित परे रहते पूर्व जो था पद वो भी आमंत्रित ही बन गया। फिर सब जगह आप उसी प्रकार से घटाएंगे कि आमंत्रित आठवें अध्याय वाले आमंत्रित से सर्वानुदात्त की प्राप्ति थी, किंतु इससे तादात्म्यातिदेश होने के कारण से वो पद से उत्तर नहीं रहा। फिर छठे अध्याय वाले आमंत्रित से आदि उदात्त हुआ और पूर्व उदात्त हुआ, शेष अनुदात्त हुए, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हुआ, स्वरित सूत्र सभी अनुदात्तों को क्या हो गई, एक श्रुति हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सूत्र हुआ कौन सा, शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे। ठीक है, अगला सूत्र है प्राक कडारात समासः। प्राक अव्ययपदम, कडारात पंचमी का एक वचन, समासः प्रथमा का एक वचन। अर्थ आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा है। कडारः कर्मधारये इत्येतस्मात् प्राक समासः, है ना, समास संज्ञा भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। कडारः कर्मधारये से पहले पहले तक जो भी है उन सब की क्या होती है, समास संज्ञा होती है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। तो ये अधिकार सूत्र हो गया आपका। उदाहरण आगे जो भी होंगे वो सारे इसी सूत्र के उदाहरण बनेंगे। ठीक है, अगला सूत्र ले लीजिए, सह सुपा, सह अव्यपदम, सुपा तृतीया का एक वचन, अनुवृत्ति आ रही इसमें समासः की और सुप की। सुपासः सुप समस्यते इत्यधिकारो वेदितव्यः। इस सूत्र ने बताया कि समास किनका होता है, सुबंतों का ही होता है। शुभामंत्रित से सुप आ रहा था तो सुबंत के साथ सुबंत का समास होता है। अब आगे जो भी कार्य करेंगे वो किनका समास होगा, कभी भी तिंगंतों का समास नहीं होगा। किनका समास होगा, सुबंत का, सुबंत के साथ ही समास होगा, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। जहाँ तिंगंतों का समास इष्ट है वहाँ वहाँ कुछ कुछ विशेष विधान कर दिया गया है। तो बस समझ में आ गई यहाँ तक। उदाहरण जो होंगे आगे के उदाहरण जो भी बनेंगे, उपकुंभम इत्यादि, राज है ना, राज्य पुरुष, राजपुरुष, कष्टश्रितः, शंकुलाखंडः, सब उदाहरण किसके हैं आपके, सहसुपा के हैं, प्राकडारात समासः के हैं। अव्ययी भावः, प्रथमा का एक वचन, अयमप्यधिकारो वेदितव्यः, यह भी अधिकार सूत्र है। इतोग्रे यह समासः स अव्ययी भाव संज्ञको भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से आगे जो भी समास कहे जाएंगे वो अव्ययी भाव समास होंगे, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। उदाहरण सारे अव्यय विभक्ति के आप बना लेंगे, बाद में कल पढ़ाएंगे आपको हम, इसका अगले दिन के पाठ में पढ़ाएंगे। तो इन सब का उदाहरण है अधिस्त्री, अधिकुमारी, उपकुंभम, उपकूपम, सुमगधम इत्यादि। आगे के सारे उदाहरण इसमें आएंगे। तो इस प्रकार से आज आपका समास प्रकरण प्रारंभ किया है, जिसके कुछ मुख्य बातें आपको बता दी गई कि एक तो समास
समर्थ पदों का ही होगा, असमर्थ पदों का समास नहीं होगा। समर्थ क्या है आपको ये भी बता दिया गया। फिर उसके बाद कडारह कर्मधारय तक समास का अधिकार है, ये आपको ज्ञात हो गया। और समास सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होता है, ये आपको ज्ञात हुआ। और अब इसके आगे का जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास का प्रकरण प्रारंभ होगा। यह आप सबने आज अध्ययन किया।